फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज हम आपको कोरोना के डबल डेंजर जोन के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे बच्चे और वैक्सीन के डोज लेने से बची हुई आबादी खतरे की ओर बढ़ रही है। आज हम पूरी दुनिया में बदलते ट्रेंड के जरिए इस खतरे का विश्लेषण करेंगे ताकि आप अपना तप ना भूलें। बड़ी बात है। और फिर उस खतरे की भी तहकीकात करेंगे जिससे देश बाल बाल बच गया। यूपी में अलकायदा के नेटवर्क का जो पर्दाफाश हुआ है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आतंकियों के 12 बारूदी वीडियो मिले हैं और आतंकी बनाने के 5 इम्तिहान का पता लगा है। आज हम अपने आसपास बारिश और बाढ़ का जो बढ़ता हुआ कहर देख रहे हैं उससे दुनिया में आ रहे बदलाव से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। इस प्राकृतिक आपदा को आज हम दरकते ग्लेशियर से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे भारत के मित्र देश अफगानिस्तान की, जहां तालिबान अपनी ताकत दिखा रहा है और भारतीय निवेश पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन इस बदलाव का भारत पर व्यापक असर होगा, जिसे जानना जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन को कड़ी चेतावनी। एलएसी पर समझौते का पालन करे चीन। एस जयशंकर एससीओ मीटिंग में उन्होंने यह कहा है। भारत चीन के विदेश मंत्री मिले जल्द। एलएसी पर समझौते का पालन करे चीन, एस जयशंकर ने यह कहा है। और जो जानकारी एससीओ मीटिंग में भारत चीन के विदेश मंत्री मिले हैं, वांग यी और एस जयशंकर, जल्द कमांडर लेवल मीटिंग करने का फैसला भी हुआ है। इतना ही नहीं, यहां पर एक और जानकारी जो आ रही है वो ये है, मॉस्को समझौते का पालन करे चीन। एस जयशंकर ने सीधे शब्दों में कह दिया है, एससीओ की हम बात कर रहे हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन को कड़ी चेतावनी। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। मनीष, क्या जानकारी है? देखिए निशांत, जैसा कि हम सब जानते हैं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अभी ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में एससीओ सम्मेलन में गए थे। उसी सम्मेलन में ही चीन के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। तो दोनों विदेश मंत्रियों की अलग से 1 घंटे से अधिक मुलाकात हुई है। और यह मुलाकात इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसमें भारत के विदेश मंत्री ने 2 टूक शब्दों में चीन के विदेश मंत्रियों को सीमा विवाद से संबंधित अहम बातें कही है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा कि हमने, यानी कि दोनों विदेश मंत्रियों ने पिछले साल मॉस्को में जो फैसला लिया था उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने की जरूरत है। साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को सीधे सीधे ये बात कही कि फरवरी में जब पेंगोंग लेक पर डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन हो गया, उसके बाद से चीन का रुख जो है वो बदल गया था। यानी कि कैलाश रेंज में डिसएंगेजमेंट के बाद से चीन ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहा था, जबकि जरूरत थी कि बाकी इलाकों पर भी बातचीत हो। और इसके बाद जाकर सबसे बड़ा परिणाम हमें यह हासिल हुआ कि दोनों विदेश मंत्री इस बात पर तय हुए कि अब जल्दी से जल्दी कमांडर लेवल की बातचीत होगी और उसमें पेंगोंग लेक के अलावे जो बाकी और इलाके हैं उन सब इलाकों पर डिसएंगेजमेंट को लेकर चीन ने भी सहमति दिखाई है। और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले 4-5 महीने से चीन लगातार बातचीत से भागता जा रहा था। लेकिन आज दोनों विदेश मंत्रियों की बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि अब चीन के कमांडर लेवल की बातचीत में पेंगोंग के अलावे जो बाकी और जो डिस्प्यूट के पॉइंट्स हैं उन सब जगह पर किस तरह से डिसएंगेजमेंट करे, इस पर भी बातचीत होगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी कहा कि अगर सीमा विवाद में इस तरह से चलते रहेंगे तो हम दोनों देशों के संबंध खराब होंगे और किसी भी हालत में आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और अगर मैं बात करूं वो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट कि हम अपने पड़ोसियों से आंख में आंख डालकर बात करते हैं, तो सीधे तौर पर ये वही है जो दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी हम बैक ट्रैक नहीं कर रहे हैं, बैकफुट पर नहीं है।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और विदेश मंत्रालय ने जो जानकारी हम लोगों तक मुहैया कराई है उसके मुताबिक, प्रधानमंत्री के उसी दिशा निर्देशों के मुताबिक, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से 1 घंटे से अधिक चली बातचीत में भारत का रुख एकदम साफ कर दिया और भारत की तरफ से यह बता दिया गया है कि सीमा पर तनाव घटाने की जरूरत है और उसके लिए चीन को बातचीत के टेबल पर बाकी इलाकों का भी समाधान शुक्रिया मनीष, मैं रोकूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं कोरोना की, जिसके मामले एक बार फिर 40,000 के पार पहुंच गए हैं। रविवार को, सोमवार को कोरोना का मीटर 40,000 के नीचे पहुंचा था, लेकिन मंगलवार को 40,215 नए केस रिपोर्ट किए गए। 42,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, यह अच्छी बात है। 623 लोगों की मौत की खबर है। असल फिक्र इन आंकड़ों के पीछे छुपे आंकड़ों ने बढ़ाई है। एक नजर इस ग्राफ पर डालिए, जरा ध्यान से देखिएगा। दुनिया के 10 मुल्कों में कोरोना के बेहद गंभीर केसों का आंकड़ा है और बेहद गंभीर केसों में भारत नंबर 1 पर है। पूरी दुनिया में इस वक्त करीब करीब 80,000 के आसपास कोरोना संक्रमित है। बेहद गंभीर हालत में जिंदगी और मौत के बीच ये झूल रहे हैं और उनमें से 11% से ज्यादा बेहद नाजुक हालत वाले मरीज सिर्फ भारत में है, 11%। और यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ सकता है क्योंकि एक्सपर्ट्स तीसरी लहर शुरू हो जाने का दावा कर चुके हैं। ऐसे में आज हम आपको कोरोना से लेकर जो बताने वाले हैं वो जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जिस वैक्सीन से कोरोना के खिलाफ कवच बनाया जा रहा है उसमें लापरवाही की सेंध उसे कमजोर बना रही है, तो बड़ों का तेजी से हो रहा वैक्सीनेशन बच्चों के लिए खतरा बढ़ रहा है। आपको बताएंगे कि डेल्टा वेरिएंट से जुड़ा कौन सा नया डर सामने आया है और आपको यह भी समझाएंगे कि चाइनीज टीके को क्यों कोरोना स्प्रेडर कहा जा रहा है। ये सब आपको बताएंगे। उससे पहले देश में तीसरी लहर की बढ़ती टेंशन को जानना और समझना जरूरी है। इस वक्त देश में 8 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने फिक्र बढ़ा रखी है। इनमें से एक केरल है, बाकी 7 राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं और फिक्र बढ़ने की वजह है वहां का पॉजिटिविटी रेट। पॉजिटिविटी रेट इस बात को दर्शाता है कि एक दिन के भीतर जांचे गए नमूनों में कितने फीसदी नमूनों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। केरल में यह दर 10.5% है। नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में स्थिति कंट्रोल से बाहर नजर आ रही है। ध्यान से देखें आप, क्योंकि यहां पॉजिटिविटी रेट देश के औसत 2.3% से कहीं गुना ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा में भी पॉजिटिविटी रेट हाई है। यानी पूरे देश में जिस गति से संक्रमण फैल रहा है उसके मुकाबले नॉर्थ ईस्ट में हालात कहीं ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। इसीलिए कल प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की और अब 16 जुलाई को प्रधानमंत्री एक और बैठक करने जा रहे हैं जिसमें 6 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। ये राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल। मीटिंग का मकसद बिगड़ते हालात को काबू में करने की रणनीति पर विचार करना है, लेकिन हालात कितने ज्यादा बिगड़ सकते हैं इसका अंदाजा अब वैक्सीनेशन के आंकड़े को देखकर भी लगा सकते हैं। देश में करीब 22% आबादी को अब तक वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है, जबकि दोनों डोज लगने वालों की संख्या 5.25% है, जो कि बहुत कम है। सरकार ने जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। दिसंबर तक का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, लेकिन फिलहाल हकीकत यह है कि पूरा जो एडल्ट आबादी है उसको दिसंबर तक वैक्सीनेट करना मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ वैक्सीनेशन के भरोसे कोरोना को नहीं हराया जा सकता। दुनिया के जो मुल्क वैक्सीनेशन में आगे हैं, आधी आबादी को वैक्सीनेट कर चुके हैं, वहां भी लोगों की लापरवाही कोरोना के संक्रमण को नई रफ्तार दे चुकी है। इंसानी वजूद को खत्म करने पर आमादा कोरोना वायरस से बचने के लिए दुनिया भर में लोगों को वैक्सीन लगाकर एक कवच तैयार किया जा रहा है। लेकिन यह कवच तभी कारगर होगा जब वैक्सीन लगने के बाद भी लोग मास्क लगाते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहेंगे। मगर ऐसा हो नहीं रहा। फिर चाहे वो बात हिंदुस्तान की हो, जहां महज 5% आबादी को ही दोनों डोज लग पाई हो, या फिर ब्रिटेन, अमेरिका और स्पेन जैसे देश जहां करीब 45 से 60% लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेट किया जा चुका है। हर जगह लोग अब सावधानियों को भूलने लगे हैं। कहीं सैर सपाटा, कहीं मौज मस्ती, तो कहीं खेल का जुनून मास्क और 2 गज की दूरी पर भारी पड़ा। ब्रिटेन की बात करें तो 4 दिन बाद मास्क फ्री हो जाएगा, तमाम पाबंदियां हटा ली जाएंगी, क्योंकि ब्रिटेन में 51% से अधिक आबादी को 2 डोज और 68% आबादी को कम से कम 1 डोज लग चुका है। लेकिन इसके बावजूद नए केस आने का सिलसिला थम नहीं रहा। 13 जुलाई को ब्रिटेन में 36,500 से भी अधिक नए केस सामने आए, जो पिछले करीब 6 महीने में सबसे अधिक थे। पिछले 7 दिन से लगातार 30,000 से अधिक नए केस मिले हैं। द एकेडमी ऑफ मेडिकल रॉयल कॉलेज ने चेताया कि अब भी अगर लॉकडाउन में ढील दी गई तो हालात सुधरने के बजाय बिगड़ जाएंगे।
बीते दिनों यूरो कप के दौरान लोग जिंदगी की फिक्र छोड़कर जिस तरह खेल के खुमार में डूबे दिखे, उसने ब्रिटेन में वायरस के विस्फोट की और विकराल होने की आशंकाओं को प्रबल कर दिया है। हालात स्पेन में भी आउट ऑफ कंट्रोल होते दिख रहे हैं, जहां करीब 45% आबादी को दोनों डोज दिए जा चुके हैं। वहीं 59% आबादी कम से कम एक डोज ले चुकी है। इसके बाद भी पिछले हफ्ते पॉजिटिविटी रेट दोगुना हो गया। 13 जुलाई को यहां करीब 44,000 नए केस रिपोर्ट हुए, जिसने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्पेन में सबसे ज्यादा 34,378 केस 15 जनवरी को सामने आए थे। सुपर पावर अमेरिका की बात करें तो वहां करीब 49% आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जा चुका है, जबकि 77% आबादी को कम से कम एक डोज मिल चुकी है। इसके बाद भी केस बढ़ने लगे हैं। पिछले हफ्ते से लगातार 20,000 से भी ज्यादा डेली न्यू केस मिल रहे हैं। दुनिया में सबसे तेजी से अपनी आबादी को वैक्सीनेट करने वाले देश इजराइल में भी संक्रमण फिर तेजी से सिर उठा रहा है, जहां 50% वैक्सीनेशन के बाद जून में ही मास्क पहनने से आजादी दी गई थी। इजराइल में अब तक 60% आबादी को दोनों डोज और 66% आबादी को कम से कम एक डोज दी जा चुकी है और अब केस फिर बढ़ने लगे हैं। करीब 4 महीने बाद डेली न्यू केस का आंकड़ा फिर से 1000 के पार पहुंच गया। साफ है, वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं कि काल बनकर जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है वो खत्म हो गया है, क्योंकि वैक्सीन लगने से गंभीर संक्रमण ना होने की गारंटी तो मिल सकती है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखने वालों को वैक्सीन संक्रमण से बचाएगी, इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए जितना जरूरी वैक्सीन लगवाना है, उतना ही जरूरी वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना। इसलिए अगर आपको अपने परिवार और अपने देश की परवाह है तो लापरवाही ना बरतें, कोरोना को दावत ना दें। आपको एक जानकारी देना बहुत जरूरी है कि अगर क्या वो पॉजिटिविटी रेट होता है जब समझा जाए कि कोरोना जो है वो कंट्रोल में आ रहा है। अगर देश में पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे है ऑन एन एवरेज पूरे देश में हर स्टेट के अंदर, तो ऐसा लगता है कि कोरोना कंट्रोल में आ रहा है। लेकिन अगर ये 5% से ऊपर जाता है कहीं पर भी, तो वहां पर कोरोना कंट्रोल में नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड WHO का प्रोटोकॉल है। एक तरफ तो तेजी से वैक्सीनेशन करने वाले मुल्कों में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर बड़ों का वैक्सीन लगने से बच्चों में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। मशहूर विज्ञान पत्रिका नेचर में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि इजराइल में सबसे ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट किया गया, लेकिन कोरोना के मामलों पर नजर दौड़ाई जाए तो वहां 50% से अधिक संक्रमित होने वालों में 19 साल या उससे कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। करीब 12% मामलों में संक्रमितों की उम्र 9 साल तक की है। 39% से ज्यादा संक्रमित 10 से 19 साल के उम्र के बच्चे हैं। इसीलिए साफ है कि बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, और ये जरूरत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि डेल्टा वेरिएंट को लेकर एक नया और डराने वाला खुलासा हुआ है। एक स्टडी में पता चला है कि डेल्टा वेरिएंट नेचुरल एंटीबॉडी और वैक्सीनेशन से बनी एंटीबॉडी दोनों को बाईपास कर सकता है, यानी चकमा दे सकता है। ये स्टडी दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज में हेल्थ केयर वर्कर्स पर हुई। स्टडी में पाया गया कि 10% हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीन लगवाने के बाद भी संक्रमित हुए। डेल्टा वेरिएंट ने इनकी एंटीबॉडी को भी चकमा देकर संक्रमित कर दिया। यही नहीं, री इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन दोनों के बाद भी डेल्टा के संक्रमण के सबूत मिले हैं। मतलब कुछ कोरोना से संक्रमित होने और फिर वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमित हो गए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डेल्टा वेरिएंट ने देश में दूसरी लहर में जो तबाही मचाई वो सोच कर रूह कांप जाती है। लेकिन अब ऐसी ही तबाही इंडोनेशिया में दिख रही है। कहा जा रहा है इंडोनेशिया जो है वो नया हॉटबेड हो गया है कोरोना का दुनिया में। अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं, ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत हो गई है। और मत भूलिए, इंडोनेशिया से हमने ऑक्सीजन ली थी। 27 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में 40-40 हजार लोग हर दिन संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जितना जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट है, उससे कहीं ज्यादा चीन की वैक्सीन जो इंडोनेशिया में लगाई गई और कोरोना कंट्रोल करने की जगह कोरोना स्प्रेडर साबित हुई। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चीन के सामान के बारे में यही कहा जाता है, मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं होती। और यही हाल चीन की कोरोना वैक्सीन का भी। चीन ने कोरोना की वैक्सीन बनाई और पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का ढिंढोरा पीटा। कई मुल्क उसके झांसे में आ भी गए, लेकिन अब सबको पता चल गया है कि चाइनीज वैक्सीन किसी कूड़े से कम नहीं। इस पर लेटेस्ट मोहर लगाई इंडोनेशिया में बिगड़े हालातों ने, जिसके पीछे लोगों की लापरवाही के साथ साथ चाइनीज वैक्सीन भी बड़ी वजह बताई जा रही है।
इंडोनेशिया में चीन की सिनोवैक वैक्सीन लगाई जा रही। अब तक वहां करीब 5.5% आबादी को ही पूरी तरह वैक्सीनेट किया जा चुका है, यानी दोनों डोज लग चुकी है। लेकिन चीनी टीका लगवाने का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। चीन की वैक्सीन के धोखे ने कोरोना के खिलाफ इंडोनेशिया की जंग को कमजोर कर दिया है। चीन की वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ कम असरदार है और इंडोनेशिया में एफिकेसी वाली यही वैक्सीन लगाई गई। इससे हुआ ये कि वो लोग जिन्होंने चीनी वैक्सीन को जादू की छड़ी समझकर लगवा लिया था, वो बेफिक्र हो गए। लेकिन हकीकत में उनका वैक्सीन लगवाना वैक्सीन नहीं लगवाने जैसा था, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग न सिर्फ खुद संक्रमित हुए, बल्कि वैक्सीन लगने के गुमान में बेफिक्र होकर घूमते रहे और बाकी लोगों को संक्रमित भी कर दिया। चाइनीज वैक्सीन से इंडोनेशिया में हालात और बदतर कैसे हो रहे हैं, अभी ये समझ। इंडोनेशिया में सभी हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सिनोवैक लगाई गई, लेकिन वैक्सीन के कम असरदार होने की वजह से डॉक्टर समेत तमाम हेल्थ वर्कर्स भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं और मौत का शिकार हो रहे हैं। 2 हफ्तों में सिनोवैक वैक्सीन लगवाने वाले 358 हेल्थ वर्कर्स संक्रमित हुए हैं। इसका असर ये हो रहा है कि इंडोनेशिया के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ डॉक्टरों की कमी होनी भी शुरू हो गई, जिससे हालात और भयावह हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सिनोवैक की एफिकेसी जो थी वो ट्रायल्स में 50% थी और WHO ने इसको अप्रूवल दे दिया। और इंडोनेशिया जैसे मुल्क जिसने सबसे अच्छे तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया था, वो सिनोवैक का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी इंडोनेशिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था, इजराइल और कुछ और कंट्रीज के बाद। इंडोनेशिया को समझ में आ गया है कि उसने चीन पर और उसकी वैक्सीन पर भरोसा करके कितनी बड़ी भूल कर दी। इसीलिए अब इंडोनेशिया ने बूस्टर डोज में अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। इस बीच कोरोना संक्रमण ठीक हो जाने के बाद भी होने वाली दिक्कतों को लेकर कुछ सर्वे सामने आए हैं। ये सर्वे भारत में हुए हैं, जिनके मुताबिक 40% मरीज लॉन्ग कोविड के लक्षणों की समस्या का सामना कर रहे हैं। लॉन्ग कोविड 32% में ठीक होने के 3 माह बाद भी लॉन्ग कोविड के लक्षण मौजूद हैं। 11% लोगों में 9 से 12 महीने बाद भी कोई ना कोई लक्षण बने हुए हैं। इनमें थकावट, सुस्ती, पेट में परेशानी, सांस लेने में दिक्कत शामिल है। नींद ना आना, डिप्रेशन, चिंता और याददाश्त कमजोर होना भी लॉन्ग कोविड के लक्षणों में दिख रहा है। साफ है कि जितनी जरूरी कोरोना से लड़ाई है, उतनी ही जरूरी संक्रमण के बाद मरीजों की देखभाल। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विशेषज्ञों का जो समूह है वो गठित किया गया है, जो कोरोना संक्रमण से रिकवर होने के बाद देखरेख के लिए दिशा निर्देश तय करेगा। और अब जिक्र अलकायदा के इंडियन मॉड्यूल पर हुए बड़े खुलासे की। लखनऊ के बाद अलकायदा कनेक्शन को लेकर आजमगढ़ में भी आशंकाएं तेज हो गई हैं। यहां पुलिस अलर्ट मोड पर है। लखनऊ एसटीएफ की टीम भी आजमगढ़ में डेरा डाल चुकी है और इधर लखनऊ में गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम लखनऊ पहुंच चुकी है। इस बीच एटीएस की तफ्तीश में 5 बड़े खुलासे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला, आतंकियों के मोबाइल फोन से यूपी एटीएस को 12 वीडियो मिले। दूसरा, अलकायदा का क्रैश कोर्स डिकोड किया गया है। भर्ती से पहले पढ़ाए जाते थे 5 चैप्टर। तीसरा खुलासा, बकरीद से पहले लखनऊ को दहलाने की अलकायदा की प्लानिंग थी। चौथा खुलासा, यूपी को दहलाने के लिए मानव बम भी तैयार किए गए थे। 5वां खुलासा, अलकायदा आतंकियों का आजमगढ़ कनेक्शन होने की आशंका है, जिसका जिक्र अभी चंद सेकंड पहले हमने किया। अब आप अलकायदा के इंडियन मॉड्यूल से जुड़े सनसनीखेज खुलासों का विश्लेषण देखिए। लखनऊ से गिरफ्तार 2 आतंकियों से एटीएस की पूछताछ जितनी सख्त हो रही है, अलकायदा के इंडियन मॉड्यूल को लेकर उतने ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अलकायदा की साजिश के अहम सुराग मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में एटीएस और पुलिस की टीम ने आतंकी मिनाज और मसरुद्दीन के 5 मददगारों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें से शकील और मुस्तकीम को लखनऊ के वजीरगंज इलाके से दबोचा गया। कानपुर से लईक और अफाक की गिरफ्तारी हुई। एटीएस सूत्रों का कहना है कि इन चारों ने दोनों आतंकियों को असला और बारूद पहुंचाया। दिखावे के लिए ई रिक्शा चलाने वाले शकील ने असलों का सौदा कानपुर में किया था। मसरुद्दीन और मिनहाज ने प्री एक्टिवेटेड सिम भी कानपुर की रहमानी मार्केट से खरीदे थे। काकोरी कोकरकांड और अलकायदा कनेक्शन को लेकर लखनऊ, कानपुर, संभल समेत कई शहरों में एटीएस का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों से पूछताछ कर अलकायदा के दहशत भरे राज उगलवाना भी जारी है। इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है
कि एटीएस के रिमांड में चल रहे संदिग्ध आतंकी मिन्हाज और मसरुद्दीन के मोबाइल में 12 वीडियो मिले हैं। ये वीडियो उनके हैंडलर ने भेजे थे जो उन्माद से भरे हैं। युवाओं को बरगलाने के लिए ये वीडियो इस्तेमाल किए जाते हैं। इन वीडियो का इस्तेमाल अलकायदा और उसके इंडियन मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद के आका भी कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि एटीएस ने अलकायदा के दोनों आतंकियों की कॉल डिटेल को भी ट्रेस कर लिया है। पता चला है कि दोनों आतंकियों ने अधिकतर कॉल दिल्ली, मेरठ, हरदोई, बरेली और कानपुर में की थी। 8 और 9 जुलाई को कानपुर में सबसे ज्यादा कॉल की गई। मिन्हाज ने 4 बार नेपाल में 2 अलग अलग लोगों से बात की थी। इन कॉल डिटेल्स के आधार पर एटीएस ने अलग से जांच शुरू कर दी है। इसके लिए एटीएस की 3 टीमों को अलग अलग जिलों में भेजा गया। ये तो एक इंटरनेशनल मॉड्यूल है अलकायदा का, जैसा कि प्रथम दिन ही बताया गया था, तो इतना राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, तो इसमें सभी पहलुओं पे विचार किया जाएगा और गंभीर विवेचना इसमें चल रही है। इसके लिए स्पेशल यूनिट जो हमारी एटीएस की है वो इसीलिए लगाई गई है ताकि इसमें इस पूरे प्रकरण में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अलकायदा के दोनों आतंकियों से एटीएस की पूछताछ में यह भी सामने आया कि ये आतंकी बकरीद से पहले ही लखनऊ को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इसी साल जनवरी में इन दोनों ने लखनऊ के भीड़भाड़ वाले इलाकों की रेकी कर ली थी। मिन्हाज और मुशीन ने बुलेट से शहर में घूमकर भीड़भाड़ वाले इलाकों की लिस्ट बनाई और दोनों ने धमाके के लिए एक मंदिर और एक भीड़भाड़ वाले बाजार को तय किया। यूपी में सीरियल ब्लास्ट के लिए आतंकियों के बीच एक फाइनल मीटिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले ही यूपी एटीएस ने अलकायदा के दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। अब यहां आतंकियों की साजिश और क्रोनोलॉजी पर गौर कीजिए। लखनऊ और यूपी के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए जो प्लानिंग की गई थी, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर से अलकायदा के 2 कमांडर तौहीद और मूसा बुधवार तक यानी आज लखनऊ पहुंचने वाले थे। इसी शुक्रवार को धमाकों की तारीख और समय तय करने वाले थे। तौहीद और मूसा चाहते थे कि धमाके का दिन मंगलवार रखा जाए क्योंकि मंगलवार शाम भीड़ ज्यादा होती है। एटीएस की पड़ताल में पता चला है कि बम रखने के लिए ई रिक्शा का इस्तेमाल किया जाना था। कुकर बम रखकर ई रिक्शा को भीड़भाड़ वाले इलाके में पार्किंग में खड़ा करना था। संदिग्ध आतंकी मिन्हाज ने यह जिम्मा मसीरुद्दीन को दिया था और इस धमाके में सैकड़ों लोगों की मौत का प्लान बनाया गया था। एटीएस की कस्टडी रिमांड में दोनों आतंकियों ने कई और भी राज उगले हैं। आतंक का वो क्रैश कोर्स भी डिकोड किया गया है जिसका इस्तेमाल अलकायदा के आतंक के आका युवाओं को बरगलाकर आतंक की दुनिया में धकेलने के लिए करते हैं। एटीएस की पूछताछ में मिन्हाज और मशीहुद्दीन ने बताया कि अलकायदा के भारतीय हैंडलर गिरोह में शामिल होने से पहले युवाओं को 5 चैप्टर पढ़ाते और इन 5 चैप्टर के पास होने पर ही अलकायदा में भर्ती करते। मिन्हाज और मशीहुद्दीन भी इन्हीं 5 चैप्टर का क्रैश कोर्स करके पास आउट हुए थे। एटीएस की पूछताछ में आतंकियों ने बताया कि अलकायदा का पहला चैप्टर होता है पर्सनल चैटिंग। यूको को ट्विटर और मैसेंजर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पर्सनल चैटिंग की जाती है, जिसके बाद हैंडलर उनके सवाल के जवाब के आधार पर उनके मन को टोह लेता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिसके बाद पहले चरण के सवालों के जवाब के आधार पर दूसरा चरण तैयार किया जाता है और फिर अलकायदा उनकी रिक्रूटमेंट शुरू करता है। अलकायदा में भर्ती का दूसरा फेज है माइक्रो कम्युनिटी। इसके तहत आतंकी बनने जा रहे युवाओं को उन लोगों की जानकारी दी जाती जो गिरोह के लिए पहले से रणनीति बना रहे हैं। फिर हैंडलर द्वारा इसका परिचय भाईजान बताकर किया जाता है और जिहाद की ललकार की जाती है। अलकायदा में एडमिशन का तीसरा चैप्टर है पर्सनल कांटेक्ट। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद हैंडलर के गुर्गे नए आतंकियों को मिलने के लिए बुलाते हैं, जिसके बाद इन्हें नया टास्क दिया जाता है। टास्क में पास होने के बाद हैंडलर इनसे वीडियो कॉल से रूबरू होता है। वीडियो कॉल मीटिंग के बाद आतंक का चौथा चैप्टर है कंडक्टिंग ऑपरेशन। वीडियो मीटिंग के बाद हैंडलर सभी को आतंकी घटनाओं को कहां, कब और कैसे अंजाम देना है इसकी जानकारी देता है। इस मीटिंग में यह भी तय हो जाता है कि हैंडलर की ओर से क्या मदद मिलेगी और नए आतंकियों को क्या इंतजाम करना होगा। अलकायदा का 5वां चैप्टर है AQIS एनेबल्ड। इस प्रक्रिया में जो युवा आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं उन्हें AQIS एनेबल्ड कहा जाता है। आतंक के मकसद में कामयाबी से 2 और युवा प्रेरित होते हैं। उनमें से एक AQIS से प्रभावित होता है और दूसरे की व्यवस्था अलकायदा द्वारा की जाती है। कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर उमर हलमंडी से दोनों की पहली मुलाकात ऑनलाइन हुई थी, जिसके बाद उसने दोनों को कई स्तर पर जांचा परखा और फिर भरोसा होने पर ऑपरेशन को अंजाम देने का आदेश दिया।
घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब आतंकवाद के बाद आतंकी की तरह व्यवहार कर रहे मौसम की फिक्र की ओर बढ़ते हैं, जिसके लिए हमें घूम फिर कर एक बार फिर जलवायु परिवर्तन की ओर लौटना होगा। जलवायु परिवर्तन का असर ग्लेशियर पर हो रहा है और बताया जा रहा है कि इससे 100 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में। लेकिन इससे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में आज मानसून की बारिश से तापमान गिरा है और मौसम सुहाना हुआ है। वहीं दिल्ली समेत देश के बाकी हिस्सों में भी आज जबरदस्त बारिश हुई है। दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, धर्मशाला और कोची में जोरदार बारिश हुई है। यहाँ कई इलाकों में पानी भर गया तो कई जगहों पर बारिश की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है ताकि मौसम बिगड़ने के बाद किसी भी हादसे से बचा जा सके। ऐसा ही एक और अलर्ट भारत और नेपाल के शोधकर्ताओं की स्टडी में सामने आया है। स्टडी में दावा किया गया है कि ग्लेशियर पिघलने से 100 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में है। स्टडी के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में रह रही 1 अरब की आबादी का जीवन और आजीविका खतरे में है। इससे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से नदियाँ उफन रही और निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन रही है। हालांकि इसका असर पहाड़ों पर भी लगातार दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, कांगड़ा और आसपास के इलाकों में तबाही का खौफनाक मंजर दिखने लगा है। बादल फटने से 72 घंटे बाद भी रेस्क्यू और राहत का काम चल रहा है। ये तस्वीर हिमाचल के कांगड़ा और धर्मशाला की है। यहाँ कुदरत का प्रचंड प्रहार हुआ। पिछले 2-3 दिनों में कई बार पहाड़ी नदियां समंदर की तरह उफान मारती आईं और तबाही बरपा कर आगे निकल गईं। फिलहाल ये नदियां शांत हैं, लेकिन तबाही के निशान अभी भी मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धर्मशाला में बादल फटने के 2 दिन बाद चेतरू गांव में ये मंजर है तबाही का। नदी का जल स्तर भले ही सामान्य हो गया है, लेकिन 48 घंटे पहले इसी मांझी नदी ने जो रौद्र रूप पकड़ा था, अभी भी उसके निशान यहाँ साफ नजर आ रहे हैं। मकानों के इस मलबे में आशियाने के बह जाने का गम दफन है। जहाँ पहले खुशियाँ थीं, वहाँ अब गमज़दा लोगों के आंसू बह रहे हैं। सूबे के सीएम जयराम ठाकुर ने इन इलाकों का एरियल सर्वे भी किया है, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है और ग्राउंड जीरो पर जाकर बाढ़ पीड़ितों से बात कर दर्द बांटने की कोशिश की है। TV9 भारतवर्ष की टीम भी लगातार इन इलाकों में मौजूद है और चप्पे चप्पे के हालात को अपने कैमरे में कैद कर रही है। कुदरती आफत में यहाँ कई घर टूट गए, जमींदोज हो चुके मकानों के मलबों को हटाया जा रहा है, घायलों को पीठ पर लाद कर रेस्क्यू किया जा रहा है। जो जिंदा बचे हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जो लापता हैं उनकी तलाश जारी है। कांगड़ा इलाके में तो बारिश और बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कांगड़ा के घेरा और खड़ी बोई इलाकों की ओर जाने वाली सड़क का करीब 100 मीटर का हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह चुका है। कई गांवों का संपर्क पूरे प्रदेश से टूट गया है। पहाड़ी के ऊपरी इलाकों में करीब 6 गांवों में लोग फंसे हुए हैं, जिनके पास न तो बिजली है और न ही पानी। इन गांवों में प्रशासन की टीम के पहुंचने से पहले TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंच गई। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मौजूद हूं और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। ये गज नदी है जो कि इस वक्त पूरी तरह से उफान पर है और इस नदी में जो तेज पानी आया उसके बहाव ने ये जो सड़क है जो कि कांगड़ा से ऊपर घेरा और खड़ी बोई, ये 2 जगहों को जोड़ती है, जहां पर करीब 6 के आसपास गांव हैं। वहां तक जाने की जो सड़क है वो इस तेज बहाव में, नदी के तेज बहाव में बह चुकी है। लोग ऊपर फंसे हुए हैं, वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। बिजली सप्लाई ठप है, जितने भी बिजली के खंभे यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो नीचे गिरे हुए हैं और ऊपर ना तो बिजली है ना ही पानी है।
और जाने का रास्ता भी नहीं है। सड़क मार्ग जो है वो पूरी तरह से उसका संपर्क कट चुका है। यहाँ कारेरी लेक इलाके से कई शवों को बरामद किया गया है। इनमें पंजाब के सूफी सिंगर मनमीत सिंह का शव भी शामिल है। पैर फिसलने की वजह से सिंगर मनमीत सिंह सैलाब में बह गए। रेस्क्यू टीम को यहाँ पर कुल 6 शव बरामद हुए हैं, जिनमें एक महिला और एक बच्चे का शव भी शामिल है। यहाँ पहाड़ों के कई बरसाती नाले और झीलें भारी बारिश की वजह से डाइवर्ट होकर रिहायशी इलाकों की तरफ मुड़ गए हैं और नदी के तेज बहाव की वजह से मकान के नीचे की मिट्टी बह गई है। मकान सिर्फ पत्थरों पर टिका है, जो कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। ये किशोरी लाल राणा जी का घर है। आप देखिए 3 मंजिला ये मकान है, लेकिन इस मकान में रहना अब कितना खतरनाक हो चुका है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो पानी आप देख रहे हैं जो इस वक्त बह रहा है, यहाँ पर ज़मीन हुआ करती थी, इनकी फसल लगी हुई थी, पशुओं के लिए शेड बनाए गए थे। लेकिन जो सामने गज नदी देख रहे हैं उसके साथ ही कैंट नाला है, ये दोनों आपस में मिले और इन्होंने अपना रास्ता इस नदी और नाले ने बदल लिया। और ये जो पानी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल घर के नीचे की नींव को अपने साथ बहाकर ले जा चुका है। पत्थरों पर ये घर फिलहाल टिका हुआ है और कभी भी गिर सकता है। काफी न सिर्फ कांगड़ा और धर्मशाला बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड समेत पूरे पहाड़ों में अभी भी लगातार बारिश हो रही है। आसमानी आफत रुकने का नाम नहीं ले रही। आसमान में काले बादल छाए हैं। ऐसे में आसमान से आने वाली आफत से अभी आगे भी अलर्ट रहने की जरूरत है। मॉनसून का हाल देखा आपने। अब बात करते हैं मॉनसून सत्र की। 19 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र है वो शुरू होने जा रहा है और इस सत्र में उठने वाले मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष ने तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले बात सरकार की तैयारी की करते हैं। आज मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों, खासकर पहली बार मंत्री बने सांसदों को मॉनसून सत्र के लिए मंत्र दिया। उन्होंने मंत्रियों को पूरी तैयारी के साथ सदन में अपनी बात रखने को कहा। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने राज्य मंत्रियों को अपने कैबिनेट मंत्री के साथ बैठकर मंत्रालय के कामों की स्टडी करने का निर्देश दिया। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार कई बिलों को पास कराने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। सूत्रों के अनुसार विपक्ष ने सरकार को कोरोना त्रासदी, किसान आंदोलन, महंगाई और विकास के मुद्दों पर घेरने की तैयारी की है। यही वजह है कि विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले संभावित मुद्दों की पर तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार इन्हें ध्यान में रखते हुए अपने मंत्रियों को भी अभी से अलर्ट कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कोविड पर स्वास्थ्य मंत्री को पूरी तैयारी और डेटा के साथ मुस्तैद रहने के लिए कहा गया। सूत्र बताते हैं कि सरकार मॉनसून सत्र में आक्रामक रहेगी और तथ्यों के साथ किए गए अपने काम को पेश करेगी। सूत्र ये भी बताते हैं कि बैठक में महंगाई के मुद्दे पर भी विपक्ष के सवालों का जवाब आक्रामक तरीके से दिया जाएगा। मतलब साफ है कि इस बार मॉनसून का सत्र सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए चुनौती वाला होगा। भारत और मोदी के बनारस दौरे का प्रतीक बन गया है रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस सेंटर का उद्घाटन करेंगे और 24वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर भी होंगे। 2015 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। इसकी खासियत ये भी है कि सेंटर शिवलिंग के आकार में बनाया गया है और इसके डिजाइन को जापान की कंपनी ने ही तैयार किया है। भारत और जापान की दोस्ती की जीती जागती मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की कई और खासियत हैं। 186 करोड़ रुपए की लागत से बने कन्वेंशन सेंटर में 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 150 लोगों की क्षमता के 2 मीटिंग हॉल, 1 वीआईपी कक्ष और 4 ग्रीन रूम हैं। सेंटर में एक गैलरी बनाई गई है जिसमें विश्व प्रदर्शनी की सुविधा है। 3 एकड़ में बने इस सेंटर में 120 किलोवाट का सौर प्लांट और 200 किलोवाट का कनेक्शन है। यही नहीं, कन्वेंशन सेंटर के बाहरी हिस्से में एल्यूमिनियम से बने 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं।
भारत और जापान की दोस्ती की जीती जागती मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और चूँकि नाम में इसके रुद्राक्ष है, इसलिए आपको हम जब ये भवन जो दिखा रहे हैं यहाँ भी आपको शीर्ष पर रुद्राक्ष अंकित दिखाई देगा। और ये जो रुद्राक्ष की हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे अहम है कि यहाँ की जो बनारस की जो सांस्कृतिक परिवेश है और इसके साथ में भारत और जापान के बीच में, काशी और क्योटो के बीच में जो एक दोस्ती की मैत्री की पहल हुई थी, उसी पहल को यहाँ पर एक नया रूप दिया जा रहा है। पीएम मोदी का काशी दौरा लगभग 5 घंटे का ही होगा, लेकिन इस दौरान वो BHU IIT मैदान में 4000 से ज्यादा लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस दौरे में पीएम मोदी वाराणसी को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अलावा 1500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने काशी आगमन के दौरान काशी पर सौगातों की बारिश करेंगे। ये देखिए, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग है ये BHU के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल की, और यहाँ पर 100 बेड उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर ये सुविधा है काशी वासियों के हिस्से में आएगी और यहाँ पर इसकी तैयारियाँ की गई हैं। और सबसे अहम बात है कि एक के बाद दूसरी पीएम मोदी के बनारस की यात्रा के दौरान जो काशी को मेडिकल सुविधाएं मिली हैं, उनका भी एक पूरा सिलसिला है। कल करीब 8 महीने के बाद एक बार फिर पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में होंगे। ऐसे में पूरा बनारस एक बार फिर उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस इंतजार है उस घड़ी का जब पीएम का विमान काशी में उतरेगा। और अब कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। पशुपालकों की आय बढ़ाने को लेकर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों में 9800 करोड़ रुपए खर्च करेगी मोदी सरकार। इसके साथ ही 54,000 करोड़ रुपए का होगा प्राइवेट निवेश। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बड़ा गुस्सा। केरल में यूथ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, 100 किलोमीटर लंबा साइकिल मार्च शुरू किया। आईपीसी के राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अटॉर्नी जनरल को याचिका की कॉपी देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की बेंच कल मामले की करेगी सुनवाई। दिल्ली दंगे को लेकर पुलिस की जांच पर दिल्ली की कड़कड़डूमा सेशंस कोर्ट ने जताया दोष। पुलिस को लगाई फटकार। भजनपुरा इलाके के SHO और सीनियर अधिकारियों पर 25,000 का लगाया जुर्माना। कहा, लग रहा है पुलिस ने FIR में आरोपियों के बचने के लिए रास्ता बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलीह से बात की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में समर्थन देने की दोहराई बात। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की हुई समीक्षा। ओलंपिक से 2 हफ्ते पहले टोक्यो में लगी हेल्थ इमरजेंसी। राजधानी टोक्यो समेत पूरे जापान में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। बढ़ते केस की वजह से कई देशों के एथलीट खेलों से अपना नाम ले चुके हैं वापस। जापान में 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक खेलों की होने वाली है शुरुआत। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर यानी CCEA ने इस पर मुहर लगा दी है। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। देश की पहली पॉड टैक्सी यमुना अथॉरिटी एरिया में नोएडा एयरपोर्ट से प्रस्तावित फिल्म सिटी के बीच चलेगी। इससे फिल्म सिटी से नोएडा एयरपोर्ट के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस 14 किलोमीटर के रूट पर ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी के लिए फाइनल DPR यमुना अथॉरिटी में पेश कर दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 862 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। विद्या भारती के कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 11वीं और 12वीं की कक्षाएं 26 जुलाई से 50% की क्षमता के साथ खोली जाएंगी। 15 अगस्त तक सब कुछ ठीक ठाक रहा तो छोटी क्लास के स्कूल भी खोले जाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति जल्द देने की बात कही।
देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर कंपनी टीसीएस इस साल कॉलेज से निकले 40,000 ग्रेजुएट्स को नौकरी देगी। कंपनी के मुताबिक कोरोना प्रतिबंधों का हायरिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से लेकर किसी प्रोजेक्ट में कैंडिडेट को ज्वाइन कराने में करीब 3 महीने का वक्त लग जाता है। गौरतलब है कि पिछले साल भी टीसीएस ने 40,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स की हायरिंग की थी। दिल्ली के 5 साल के एक बच्चे ने सबसे तेजी से 100 बॉक्सिंग पंच मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अरिंदम नाम के इस बच्चे ने महज 13 सेकंड में 100 बॉक्सिंग पंच मारकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बड़े होकर बॉक्सर बनने की ख्वाहिश रखने वाला अरिंदम सुबह शाम कुल 3 घंटे प्रैक्टिस करता है। वैसे भी ओलंपिक नजदीक है। खैर, अब देखते हैं जो है सो है। कांवड़ और कोविड दोनों में का है, वाह है, डा है, लेकिन ये केवल संयोग है। खतरा सिर्फ तीसरी लहर का है। ज्यादातर आस्थावानों के बीच कई लोग रास्तावान भी हैं। वो इतने रास्तावान होते हैं कि उनको बस घर से बाहर रास्ते पर आने का बहाना चाहिए होता है। फिर उनमें से कई भक्ति में गहराई तक भी जाते हैं, भले ही इसके लिए उनको गांजा, भांग या शराब का सहारा लेना पड़े। ऐसे ही परम रास्तावान लोग हर साल कई जगह मारपीट और दंगा करके एक मोटरसाइकिल में 4-4 बिना हेलमेट के बैठ के अपना और दूसरों का जीवन धन्य बना रहे होते हैं। खैर, वो तो मामला हर साल का था। इस बार मामला और गंभीर है। आस्था के सामने सरकारें असमंजस में हो सकती हैं, कोरोना नहीं। और रास्तावानों के पास आस्था वाला लाइसेंस भी होता है, इसलिए अब दखल कोर्ट को देना पड़ा है। बाकी तो जो है सो है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।